आज हम लोग G7 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है 15 से 17 जून 2026 के बीच। इस शिखर सम्मेलन में G7 के नेताओं द्वारा किन किन विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए गए, क्या क्या निर्णय हुए और भारत G7 में कब से आमंत्रित देश रहा है, भारत की भूमिका इस सम्मेलन में किस प्रकार की रही है और साथ में G7 के गठन की पृष्ठभूमि क्या थी, किन परिस्थितियों में इसका गठन हुआ और इसकी संरचना को हम लोग देखेंगे। G7 का शिखर सम्मेलन यह 52वां सम्मेलन था। 52वां G7 शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस द्वारा की जा रही है, तो इसलिए यह फ्रांस में आयोजित हुआ है। फ्रांस के एवियन, लेस बेंस और हाउते सोवाई नगरों में इसका आयोजन हुआ। 15 से 17 जून 2026 को यह सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का थीम जो है वह है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करना। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करना इस शिखर सम्मेलन का थीम था, यानी वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मेजर इंटरनेशनल चैलेंजेस। G7 के जो सदस्य देश हैं 7 देश हैं: अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। यूरोपीय संघ एक गैर सरकारी सूचीबद्ध सदस्य है, जो कि सबसे पहले 1977 में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 1981 से यह नियमित रूप से इस सम्मेलन में भाग ले रहा है। आमंत्रित देश इस शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस द्वारा जिन देशों को आमंत्रित किया गया उसमें भारत, ब्राज़ील, मिस्र, दक्षिण कोरिया, कतर, यूक्रेन, केन्या, संयुक्त अरब अमीरात, इतने देशों को फ्रांस ने इस सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया, यानी ये आउटरीच देश थे। 91वां G शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कनाडा ने किया था और यह कनाडा 6 में हुआ था। 53वां यानी अगला 2027 का जो शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता अमेरिका द्वारा की जाएगी। अब इस 52वें शिखर सम्मेलन में G7 के नेताओं की जो प्रमुख विषयों पर, मुख्य विषयों पर जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं वो क्या है उसको देख लिया जाए। तो एक घोषणा तो महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में है। महत्वपूर्ण खनिजों, रेयर अर्थ मेटल्स की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना, इनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना, दुर्लभ पृथ्वी खनिजों और अस्थायी चुंबकों के लिए G7 और साझेदार देशों के बाहर किसी एक आपूर्तिकर्ता पर अपनी निर्भरता को 60% से कम करना, यानी किसी एक देश पर संपूर्ण निर्भरता न हो बल्कि उस निर्भरता को कम करना। इसी संदर्भ में यह भी कहा गया कि 195 परियोजनाओं के माध्यम से 64 बिलियन यूरो का निवेश इस संदर्भ में किया गया है अब तक। दूसरा विषय, अधिक संतुलित, टिकाऊ और लचीली वृद्धि को सुनिश्चित करना, इस पर बल दिया गया। तीसरा, नाबालिगों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल स्थान सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। बच्चों के ऑनलाइन अनुभव सुरक्षित, ज्ञानवर्धक और विकासोन्मुख हों। बच्चों के ऑनलाइन अनुभव सुरक्षित, ज्ञानवर्धक और विकासोन्मुख हों। चौथा, भू राजनीतिक मुद्दों के संदर्भ में यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। ईरान अमेरिकी संधि का स्वागत किया गया। हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण करने पर बल दिया गया। लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लेबनानी नेतृत्व के प्रयासों का समर्थन किया गया। वेस्ट बैंक में हिंसा समाप्ति पर बल दिया गया। गाजा में मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के प्रयास में तेजी का आह्वान किया गया। पूर्वी और दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरू मध्य में यथास्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास के प्रतिरोध करने पर बल दिया गया। और साथ में यह भी कहा गया कि इस क्षेत्र में किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से संवाद के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। विशेषकर चीन की तरफ इशारा था। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों पर गहरी चिंता जताई गई। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण विषय पर G7 के नेताओं का कहना था कि हमें पारंपरिक दाता प्राप्तकर्ता मॉडल से आगे बढ़कर
पारस्परिक रूप से लाभकारी समान साझेदारी की ओर बढ़ना होगा। कैंसर से लड़ने के लिए सहयोग पर बल दिया गया। प्रवासी तस्करी से निपटने पर बल दिया गया। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने पर विशेष बल दिया गया। कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप के प्रति एक मजबूत और समन्वित प्रतिक्रिया का आह्वान किया गया। अब G7 और भारत को सबसे पहले 2003 में फ्रांस द्वारा ही G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो भारत सबसे पहले 2003 में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 5 बार G7 की बैठक में हिस्सा ले चुके हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में 7 बार G7 की बैठक में भाग ले चुके हैं। प्रधानमंत्री आउटरीच सत्रों 2 आउटरीच सत्रों में प्रधानमंत्री ने 2 आउटरीच सत्रों में को संबोधित किया। एक सत्र था नई साझेदारियों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को पुनर्जीवित करना। दूसरे सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, साझा और टिकाऊ आर्थिक विकास की ओर बढ़ना। तो इन 2 सत्रों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किन किन बातों पर बल दिया, यानी किन किन बातों का उल्लेख किया, उसको हम लोग देख लें। प्रधानमंत्री ने पारस्परिक विश्वास के अभाव सबसे बड़ी चुनौती के रूप में कहा कि पारस्परिक विश्वास का अभाव है। उनका कहना है कि विश्व में संसाधनों की कमी सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, बल्कि देशों के बीच आपसी जो विश्वास है उसकी कमी सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, उन्होंने विकास पैटर्न में बदलाव पर बल दिया कि जो दाता और प्राप्तकर्ता का जो विकास पैटर्न है वह बदलकर पारस्परिक साझेदारी और सहयोग का विकास पैटर्न होना चाहिए। ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर प्रधानमंत्री उभरे, यानी विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व एक तरह से उन्होंने किया, विकासशील देशों की आकांक्षाओं को बताया। विकास, प्रधानमंत्री का कहना है कि विकास का मतलब सिर्फ GDP या व्यापार के आंकड़े नहीं, बल्कि लोगों के समावेश और भलाई पर इसका वास्तविक असर पड़ना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के अपने सिद्धांत का उन्होंने उल्लेख किया। G20 की अध्यक्षता के आदर्श वाक्य, भारत जब G20 की अध्यक्षता किया था तो उसका आदर्श वाक्य क्या था? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख किया उन्होंने। भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे का उल्लेख किया। इससे एक तो आपूर्ति की बाधाएं कम होंगी, दूसरा नवाचार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसी तर्ज पर उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीपीय देशों को जोड़ने वाले संपर्क परियोजनाओं पर भी विचार करना चाहिए। इस पर विचार का आग्रह प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री की 6 दिवसीय यात्रा फ्रांस और स्लोवाकिया की हुई, और ये जो 6 दिवसीय यात्रा है, इस 6 दिवसीय यात्रा कई फेज हैं, तो उन फेजों को देख लिया जाए। प्रथम फेज 13 से 14 जून फ्रांस के नीस में वो पहुँचे। 14 जून को फ्रांस से द्विपक्षीय वार्ता 13 बड़े समझौते हुए। भारत इनोवेट्स, जिसका आयोजन 14 से 16 जून के बीच फ्रांस के नीस में किया गया, जिसका फोकस AI, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, रक्षा, बायोटेक, हेल्थ केयर जैसे विषय थे, उसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाचार को भारत के DNA का हिस्सा बताया। इसी भारत इनोवेट्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने नवाचार को भारत के DNA का हिस्सा बताया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 को भारत और फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। 2026 को भारत और फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। दूसरा फेज 14 से 16 जून के बीच वो स्लोवाकिया की यात्रा पर रहे। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है और स्लोवाकिया में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी। हालांकि इसके पहले 2025 में माननीय राष्ट्रपति महोदया स्लोवाकिया की यात्रा कर चुकी थी, लेकिन किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री को स्लोवाकिया के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय वार्ता किए। 11 समझौते इस वार्ता के दौरान हुए, जो कि डिफेंस, ट्रेड, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा सहित विषयों से संबंधित है।
व्यापक साझेदारी के स्तर तक संबंध बढ़ाने पर दोनों देशों के बीच सहमति हुई। राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ योग का स्पेशल सेशन उन्होंने देखा। ठीक। तीसरा फेज 16 से 17 जून एवियन में प्रधानमंत्री पहुंचे, फ्रांस के एवियन में, जहां G7 सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। तो फ्रांस के एवियन में प्रधानमंत्री 16 से 17 जून पहुंचे और इसी बीच उन्होंने 2 आउटरीच सत्रों में भाग लिया था। 2 आउटरीच जो सत्र थे उसमें उन्होंने भाग लिया। 18 जून को पेरिस पहुंचे और पेरिस में विवाटेक 17 से 20 जून के बीच विवाटेक का आयोजन पेरिस में हो रहा है। यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी सम्मेलन इसे माना जाता है विवाटेक को, और यह 2016 से प्रारंभ हुआ था। इसको प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। दुनिया भर के इनोवेटर्स, निवेशकों और टेक डीलर्स के लिए नवाचार और व्यापारिक साझेदारी का यह प्रमुख वैश्विक केंद्र है। प्रधानमंत्री ने इसे संबोधित कर AI पर भारत की प्रगति और दृष्टिकोण को साझा किया। प्रधानमंत्री ने इस संबोधन में UPI, डिजिलॉकर, गति शक्ति प्लेटफॉर्म, स्वामित्व कार्यक्रम, सरला बेन नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एप्लीकेशन का विशेष उल्लेख किया। अब G7 का जो इतिहास है, अच्छा, इसी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने हिंदी में एक वीडियो मैसेज भेजा था प्रधानमंत्री को, जिसमें उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की बहुत और भारत की बहुत तारीफ की, और साथ में ये भी कहा कि भारत फ्रांस संबंध अमर रहे, भारत फ्रांस संबंध अमर रहे। ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन के कथन थे। G7 का इतिहास। G7 के गठन में 2 घटनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तो 1973 का तेल संकट, दूसरा अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का संकट। दरअसल 1973 का तेल संकट क्यों आया, कब आया? 1967 में इजराइल पर 3 मिस्र, जॉर्डन और सीरिया ने आक्रमण किया था, और उस दौरान इजराइल ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया, जॉर्डन के वेस्ट बैंक पर अधिकार किया, सीरिया के गोलान हाइट्स पर अधिकार कर लिया। इसके प्रतिरोध में 1973 में मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला किया, और यह हमला जो है योम किपुर, जो कि एक यहूदी पवित्र पर्व है, उस पर्व के दिन किया गया, इसीलिए इसे योम किपुर युद्ध भी कहा जाता है। तो इस युद्ध, यह हमला जो मिस्र और सीरिया द्वारा किया गया, और योम किपुर युद्ध जिसे कहा जाता है, तो इस युद्ध में अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, उसे अस्त्र शस्त्र से उसकी सहायता की। इस बात से अरब कंट्रीज नाराज हुए, और ओपेक, जो कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है, जिसका गठन 1960 में हुआ था, उसने सऊदी अरब के नेतृत्व में जो तेल उत्पादन है उसको घटा दिया, और साथ में अमेरिका और उसके मित्र देशों की तेल सप्लाई को उसने रोक दिया। तो इस तेल सप्लाई के रुकने, और फिर 1960 का जो दशक था, 1960 के दशक में अमेरिका युद्धों में, वियतनाम युद्ध में फंसा हुआ था, और वहाँ से उसे एक तरह से करारी हार ही मिली। तो ढेर सारा धन उस युद्ध में खर्च हो रहा था अमेरिका का, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत डावाडोल हो गई थी। और इस अमेरिकी अर्थव्यवस्था के डावाडोल होने का प्रभाव अमेरिका में मुद्रास्फीति का बढ़ना, साथ में जो ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत ये कहा गया था कि डॉलर सोने में परिवर्तनशील होगा और अन्य मुद्राएं डॉलर में परिवर्तनशील होंगी, तो अन्य देशों ने सोने की मांग करनी शुरू कर दी। अब सोने की अमेरिका में कमी हो गई, तो अमेरिका ब्रेटन वुड्स समझौते को एक तरह से उसी समय समाप्त कर दिया था। तो इन्हीं परिस्थितियों में 1973 में फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के वित्त मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक हुई। 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कार्ड d'Estaing ने फ्रांस में
बोयलेट में एक बैठक आयोजित की जिसमें जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और इटली के नेताओं को आमंत्रित किया गया और इसी 1975 की राम बोयलेट बैठक में G7 की एक तरह से नींव पड़ी। हालांकि इसमें अभी 6 देश ही थे, तो G7 या G6 उसको कहिए, तो G6 की पहली शिखर बैठक यही राम बोयलेट में 1975 में आयोजित हुई। फिर 1976 में कनाडा इसका मेंबर बना और इस तरह से G6 G7 बन गया। 1998 में रूस को G7 का सदस्य बनाया गया, तब G7 G8 बन गया। परंतु 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस ने क्रीमिया का विलय कर दिया, जिसके कारण उसकी सदस्यता निलंबित कर दी गई। तो फिर G7 या फिर G8 G7 के रूप में रह गया। तो आज इसमें 7 विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जो कि लगभग 30% विश्व GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं, 10% विश्व जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत को इसमें 2003 में पहली बार आमंत्रित किया गया। दरअसल भारत ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करता है और भारत एक उभरती हुई विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है, इसलिए भारत को इन बैठकों में लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। तो ये G7 से संबंधित कुछ बातें थी। G7 की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री जब फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की, तो उस दौरान विभिन्न नेताओं के साथ उनकी एक द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें फ्रांस के साथ, स्लोवाकिया के साथ तो हुई ही, अमेरिका के साथ हुई, सऊदी अरब के साथ हुई, मिस्र के साथ हुई। तो इन देशों के साथ जो वार्ताएं हुई, जो संधियां हुई, उसको हम लोग अलग से देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण इन संधियों में क्या क्या बातें हुई थी।